हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सब ठीक चल रहा था। जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी तो पापा का एक्सीडेंट हो गया। उनके जाने से जिंदगी में मुसीबतें शुरू हो गईं। उनके पार्टनर ने हमें धोखा दिया, पूरी कंपनी पर कब्जा कर लिया। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। माँ बीमार रहने लगीं। उनकी बीमारी ऐसी थी जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए था। मैंने ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद ही स्कूल में जॉब की। मॉम के इलाज के लिए पैसा चाहिए था तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी बिकने लगी। मैंने पटियाला वाला घर, गाड़ी सभी बेच दिए। मेरी शादी के लिए जो ज्वेलरी बनवाकर रखी थी वो भी बिक गई। और भी प्रॉपर्टी थी हमारी, सिर्फ यही घर बचा है। उन्होंने हमें स्नेहा भेजवाया कि हम लोग घर आ जाएं। जिस घर में मेरे पापा को जगह नहीं मिली, मेरी माँ डैड के साथ नहीं जा सकी, वहाँ पर हम कैसे जाते? गीत ने कहा। तो क्या वो खुद एक बार भी तुम्हें लेने नहीं आए? वंश ने कहा। नहीं, उन्हें पूरा यकीन था कि हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम खुद ब खुद उनके पास आ जाएंगे। और शायद उन्हें मॉम की बीमारी के बारे में पूरी तरह से ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। और फिर उन्हीं दिनों में जब मॉम बहुत बीमार थीं तो राजवीर पापा हमारे पास आए। मॉम को मेरी ही टेंशन थी। उन्होंने मेरा हाथ राजवीर पापा को सौंप दिया और खुद इस दुनिया से चली गईं। वो जानती थीं कि अकेली लड़की के लिए रहना कितना मुश्किल है। तुम्हारे दादाजी तुम्हारी मॉम की मौत के बाद भी तुम्हें लेने नहीं आए? वंश पूछने लगा। मॉम की डेथ के बाद वो आए थे मेरे पास, मगर उससे पहले राजवीर पापा पहुंच चुके थे। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है आपके साथ जाने की। मेरी मॉम ने हर हाल में मुझे राजवीर पापा के साथ रहने और उनकी बात मानने के लिए कहा था। जब तुम्हारी मॉम बीमार थी तब तुम अपने दादाजी से नहीं, मेरे डैड से तो हेल्प मांग सकती थी, वंश कहने लगा। मेरा मन ही नहीं किया कि किसी से हेल्प मांगे। मॉम ने तो कई बार कहा भी था, हेल्प तो हम बड़े दादाजी से भी नहीं मांग सके। जब अपने खून के रिश्ते नहीं आए हमारे पास, और किसे कहते हम? गीत की आंखों में पानी आने लगा। क्यों रो रही हो? अब जो बुरा टाइम था वो बीत गया। तुम इतनी परेशानियों में घिरी थी और ऊपर से मेरा बिहेवियर। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया। अगर मैं तुम्हारी परेशानियां कम नहीं कर सकता था तो कम से कम तुम्हें दुख तो ना देता। बहुत बुरे तरीके से बात करता था मैं तुमसे। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। वंश को सचमुच अपने आप पर पछतावा हो रहा था। मैंने आपको कसूरवार कभी नहीं माना, गीत ने कहा। क्यों? गलती तो मैंने की है, वंश ने कहा। क्योंकि आपने तो शादी से पहले ही कह दिया था, इसलिए खुद के दिल पर कोई बोझ मत रखना। मैं तो अचानक से आपकी जिंदगी में आ गई, मगर सच कह रहा हूँ, कसूरवार तो मैं हूँ। नहीं, आपने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था, और शादी ना हो आपने पूरी कोशिश की थी। रिस्पॉन्सिबल मैं खुद थी, जो इस सब के बाद भी मैंने शादी के लिए हाँ कहा। असल में मेरी माँ ने मरने से पहले कहा था कि मुझे राजवीर पापा की हर बात माननी है, तो मैं अपनी माँ का वचन नहीं तोड़ सकती थी। मैंने उनके लिए ये सब किया। थैंक गॉड मॉम ने एक बात अच्छी की कि तुमसे वचन ले लिया, वरना तो हमारी कभी शादी नहीं हो सकती थी। और इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की मेरी लाइफ में कैसे आती? वंश ने कहा। ये बात सुनकर गीत उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। क्या बात सचमुच उसे दिल से पसंद करने लगे हैं? क्या देख रही हो? वंश ने उसे मुस्कुरा कर पूछा। हमें काफी टाइम हो गया यहाँ बैठे हुए, गीत बात बदलने लगी। उन लोगों की कॉफी खत्म हो चुकी थी। चलो हम चलते हैं। गीत, तुमने मुझे तो दिल से माफ कर दिया ना? वंश को खुद की फिक्र होने लगी। मुझे आपसे कोई गुस्सा नहीं है। मुझे गुस्सा तो सिर्फ उस बात पर आया जब आप नीता आंटी के बात सुनकर मेरे साथ लड़ाई करने आते थे, वरना शादी वाली बात को लेकर मेरे मन में कुछ भी नहीं था आपके लिए। असल में मॉम सोचती है कि तुमने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, और मुझे भी ऐसा ही लगता था, वंश ने कहा। मैंने तुम्हें पैसे भी ऑफर किए थे यहाँ से जाने के लिए, मगर मुझे क्या पता था ये लड़की गुस्से में करोड़ों रुपए ठुकरा सकती है। वैसे एक बात पक्का है, अगर आंटी ने वचन नहीं लिया होता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती। कैसे इग्नोर मारती थी मुझे? जिंदगी में किसी ने मुझे इग्नोर नहीं किया, सिर्फ तुम्हें छोड़कर, वंश ने कहा। जब मैं इग्नोर किया था तो आप मेरे पीछे क्यों आए? आप भी मुझे इग्नोर करते। मुझे इग्नोरेंस की आदत नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे पीछे जहाँ तक चला आया। अब अगर तुम मेरा दिल नहीं चुराती तो मैं क्यों आता तुम्हारे पीछे? वंश ने हंसकर कहा। देखो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। तुम भी तो कहो ना यार, आखिर इतना बुरा तो मैं नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। कौन सी लड़की खुशनसीब नहीं समझेगी आपको पाकर? गीत ने धीरे से कहा। मैं किसी और लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे पाकर खुशकिस्मत समझती हो या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ।
वो उसकी आंखों में देख रहा था। सोचकर बताऊंगी, अभी तक पता नहीं चला। गीत अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये क्या बात हुई? वो दोनों ही कैफे से बाहर आ गए थे। वंश ने गीत का हाथ पकड़ लिया। ऐसा कौन करता है? अब इतना टाइम मत लगाओ, बताने में इतनी जल्दी भी क्या है? उसने अपना हाथ छुड़वा दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मैं किसी और लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे पाकर खुद को खुशकिस्मत समझती हो या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। वो उसकी आंखों में देख रहा था। सोचकर बताऊंगी, अभी तक पता नहीं चला। गीत अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये क्या बात हुई? वो दोनों ही कैफे से बाहर आ गए थे। वंश ने गीत का हाथ पकड़ लिया। ऐसा कौन करता है? अब इतना टाइम मत लगाओ, बताने में इतनी जल्दी भी क्या है? उसने अपना हाथ छुड़वा दिया। गीत के फोन पर ताई जी का फोन आ गया। कहाँ हो तुम दोनों? इतनी देर हो गई, वापस नहीं आना क्या? ताई जी ने कहा, सभी लड़कियां मेहंदी लगवा रही हैं, तुम भी आ जाओ। ठीक है, हम अभी आते हैं, गीत ने कहा। ताई जी का फोन है, वो लोग हमें घर बुला रहे हैं। मेहंदी लग रही है तो ताई जी ने मुझे भी लगवाने को कहा है। ठीक है, चलो। वो दोनों वापस आने लगे। वापस जाते हुए गाड़ी वंश चला रहा था। गीत उसके साथ बैठी हुई थी। मुझे लगता है अब मुझे आपको तंग करना चाहिए। आते हुए आप मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहे थे, गीत ने मजाक में कहा। मैंने कब रोका है? मैं तो तैयार हूँ भई, मेरी बीवी को मुझे तंग करना चाहिए, वंश ने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा। गीत को ध्यान आया कि वो क्या कह रही है, बस चुपचाप गाड़ी चला रहा था। गीत बाहर देखने लगी। अब बाहर देखकर कैसे मुझे तंग करना है? कोई प्लान बना रही हो क्या? हाँ, प्लान ही बना रही हूँ। मुझसे सलाह ले सकती हो, मैं बता दूंगा मुझे कैसे तंग करना है। अच्छा, तो फिर बताओ, गीत खुश होकर पूछ रही थी। मैं कुछ बातें बताता हूँ, वो मत करना, क्योंकि उनसे मैं ज्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अच्छा, बताओ तो सही। एक तो गाल पर किस मत करना, और होठों पर तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए वंश ने उसकी तरफ आई ब्लिंक की। गीत ने उसके कंधे पर मारा। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? वो बाहर की तरफ देखने लगी। अब और अब सारे राज एक ही दिन थोड़ी बताऊंगा, कुछ और भी बातें हैं। गीत ने हंसकर दूसरी साइड मुंह कर लिया। तुम इधर क्यों नहीं देख रही? मुझे नहीं पता कि आप ऐसे हैं। मैं तो बता रहा हूँ, ये मत करना। अब क्या पता तुम्हारा मूड बन जाए। वो पूरे शरारत के मूड में था। आप गाड़ी कितनी स्लो क्यों चला रहे हैं? उसने बात बदलते हुए कहा। वो देखो, मोटरसाइकिल भी हमसे आगे जा रहे हैं। मेरा अपनी बीवी के साथ रोमांस करने का पूरा इरादा है, जाने की मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। वंश ने गीत का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। बीवी का भी थोड़ा बहुत इरादा तो होगा रोमांस करने का। उसने गीत की तरफ देखा। आगे देखकर गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे भी ये सड़क चौड़ी नहीं है, लिंक रोड है। अब तुम बात बदल रही हो। मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? वंश, गाड़ी तेज चलाओ ना। सभी लड़कियों ने मेहंदी लगवा ली है, मैं रह गई। तुम्हें मेहंदी लगाना पसंद है? बहुत ज्यादा। मुझे हाथों और पैरों दोनों पर मेहंदी लगानी है। ठीक है। वो जल्दी ही घर पहुंच गए थे। तुम कहाँ गए थे? इतना टाइम लगा दिया। चलो, तुम भी मेहंदी लगा लो, चाची जी ने कहा। गीत मेहंदी लगवाने लगी। वंश वहाँ पर लड़कों की जमी हुई महफिल के बीच बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद वो ताया जी के पास पहुंचा। ताया जी, मुझे आपसे बात करनी है। जी, क्या बात है? उन्होंने कहा। वो दोनों जाकर एक साइड पर बैठ गए। गीत ने जो प्रॉपर्टी सेल की है, मतलब मॉम की बीमारी के टाइम जो प्रॉपर्टी उसे बेचनी पड़ी, मुझे वो सारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैं दुगने पैसे देने को तैयार हूँ, मगर ये बात उसे मत बताइए, मैं खुद सरप्राइज दूंगा उसे। मैं कोशिश करता हूँ वंश, ताया जी ने कहा। आपको सिर्फ बताना है, मेरे आदमी हैं जहाँ चंडीगढ़ ऑफिस में, मैं किसी की ड्यूटी लगाता हूँ, वो सब हैंडल कर लेंगे। आपको सिर्फ उन लोगों को गाइड करना है। फिक्र मत करो बेटा, ताया जी ने कहा। क्या गीत के दादाजी चले गए? नहीं, वो अंदर बैठे हैं, गीत की ही वेट कर रहे हैं। जब गीत मेहंदी लगवा रही थी तो उसके दादाजी अंदर से बाहर आए। वो गीत के पास आकर बैठ गए। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा, मुझे माफ नहीं करोगी? नहीं दादाजी, मुझे आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। फिर तुम ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं रख लेती? दादाजी ने कहा। मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, और वैसे मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, गीत ने कहा। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, जब तुम्हें इसकी जरूरत थी मुझे तब आना चाहिए था, मैंने वो टाइम मिस कर दिया। गुरजीत के बाद मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाता, तुम दोनों को सच में मेरी जरूरत थी। अब तुम्हारे पास फैमिली है, मुझे बताया तुम्हारे बड़े दादाजी ने कितने अमीर परिवार से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, वो लड़का भी अच्छा है। दादाजी ने वंश की तरफ
देखा, इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटा तुम्हारे लिए यहाँ बैठा हुआ है। कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में तुम्हारी, मैं समझता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही फैसला किया। फिर भी बेटा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है और उस प्रॉपर्टी की जो आमदनी है तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होती रहेगी। हो सके तो अपने बूढ़े दादा को माफ कर देना। नए साल सियासत से भी संन्यास ले रहा हूँ। कल मैं शादी में नहीं आऊंगा, मगर तुम्हारी ससुराल में जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। दादाजी वहाँ से चले गए।